खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया और बंकुड़ा में रैली को संबोधित किया है। योगी ने इस दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि मैं खुद भगवान राम और कृष्ण की पावन धरती से रामकृष्ण जी की धरती पर आया हूं। बंगाल की धरती हमेशा से ही भारत के अंदर परिवर्तन की धरती रही है, भारत के राष्ट्रवाद की धरती रही है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के करीबन 25,000 नए मामले सामने आए हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार भी हाई अलर्ट पर है। त्योहार का सीजन होने के चलते बाजारों में बढ़ती भीड़ को लेकर के भी सरकार ने सभी जिलों और पुलिस प्रशासन को भी एक स्थान पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के एकत्रित न होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग से फोकस सैंपलिंग अभियान की शुरुआत करी है। शनिवार से शुरू हुए इस अभियान में 27 मार्च तक ये अभियान चलने वाला है। प्रदेश के बाहर से ट्रेन, जहाज, बस से आने वालों को ट्रैक करने के बाद उनकी टेस्टिंग की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित जिस तरीके से लोगों की संख्या घटी है, उसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य विभाग प्रयास कर रहा है कि आंकड़ा घटता रहे और उस पर उपाय के लिए लगातार टीम 11 की मीटिंग योगी आदित्यनाथ करते रहते हैं। जिस तरीके से बाहरी राज्यों में लगातार कोरोना के संक्रमित जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, उसको मद्देनजर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। सभी स्वास्थ्य विभाग को बोल दिया गया है, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, लगातार वहां मॉनिटरिंग की जा रही है और बाहर से आने वाले लोगों की लगातार सैंपल जांच की जा रही है। और अगर कोई व्यक्ति वहां पर पॉजिटिव मिलता है तो उसको 14 दिन के लिए आइसोलेट किया जाता है या फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही, कल आपने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से रूबरू होने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन को लेकर दिन पर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। पूजा कल सोमवार को जिस तरीके से 3 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों किया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग लगातार बेहतर काम कर रहा है और कोरोना को लगातार उसको मात देने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमित की संख्या है वो लगातार धीरे धीरे घट रही है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य विभाग को जिस तरीके से अलर्ट किया गया है, क्योंकि होली का समय है, ऐसे में बाहरी राज्यों से बहुत सारे लोगों के आना जाना बढ़ जाता है, ट्रेनों का आवागमन बढ़ता है। इसके मद्देनजर लगातार उन पर सर्च अभियान भी शुरू किया गया है और जिम्मेदारी बड़ी है। होली के मद्देनजर अनूप, इस समय जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि इस समय थोड़ी सी छोटी सी भी चूक बहुत बड़ी साबित हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। कुरान में 26 आयतों के मामले में जहां अल्पसंख्यक आयोग ने अपना बयान वापस लेने के लिए नोटिस भेज दिया, तो वहीं यूपी के लखनऊ, सीतापुर, बरेली समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज करने के लिए थानों में तहरीर दी जा रही है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ आज भी मलियाबाद थाने में सपा के पूर्व जिला सचिव फिरोज खान और राबिया फिरोज ने वसीम रिजवी पर मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दी है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही भूमाफियाओं के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया। एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर यह संदेश दिया गया कि प्रदेश में माफिया राज खत्म हो चुका है। लेकिन एक हैरान करने वाला मामला कुशीनगर से सामने आया, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहीद स्थली पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही एंटी भूमाफिया अभियान चलाकर योगी सरकार और प्रशासन ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि अब सूबे में किसी भी अपराधी या माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लेकिन शायद सरकार और प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था कि अपराधी और माफियाओं के इतर राजनीतिक दलों पर भी शिकंजा कसना होगा। जी हां, कुशीनगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कुशीनगर जनपद के तुमकुहीराज विधानसभा के नगर पंचायत सेवरही के अधीन 11वें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शहीद स्थली पर अवैध कब्जा करते हुए उसे कांग्रेस पार्टी के नाम बैनामा करवा डाला। बैनामा एक हुआ है, और जो बैनामा हुआ वो खतौनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी खतौनी में 2-3 नाम अंकित हैं विक्रेताओं के, और उन लोगों ने बेचा है। और वो जो खतौनी है, कौन कौन लोग हैं उसमें, 64,16,000 रुपये है। और ये उस महीने का सबसे बड़ा बैनामा है, जो ये कलेक्टर स्टाम्प को जांच हेतु भेजा गया है। और कलेक्टर स्टाम्प में हमारे यहाँ 3 लोग होते हैं, उसमें जिलाधिकारी होते हैं, अपर जिलाधिकारी और सहायक महानिरीक्षक निबंधन। इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति इसकी जांच करे। इस प्रकरण में हमारे संवाददाता प्रमोद कुमार ने जब पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। तुमकुहीराज विधानसभा के विधायक अजय कुमार लल्लू और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने काफी वक्त से इस शहीद स्थली को अपने कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया है। परिसर में खड़ी है और विधायक की मौजूद गाड़ी इस अवैध कब्जे को साफ बतला रही है, लेकिन इस अवैध कब्जे ने अब एक नया रंग ले लिया है। जनता टीवी के पास एक्सक्लूसिव कागज में साफ देखा जा सकता है कि सेवरही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मिली भगत से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गलत तरीके से बैनामा करवा लिया। फिलहाल सेवरही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने अपनी गलती को छुपाने के लिए भले ही आपत्ति दाखिल की हो, पर मामले की जांच होनी चाहिए, तभी कांग्रेस अध्यक्ष और अधिकारियों की मिलीभगत का खुलासा हो सकता है। शहीदों की शहीद स्थली को जिस तरीके से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक धरोहर के रूप में सामने लाया, आज वह कांग्रेस पार्टी की धरोहर बन चुकी है। सेवरही नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और तुमकुहीराज विधानसभा के विधायक के द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया है। बतलाया जा रहा है कि अधिशासी अधिकारी और अजय कुमार लल्लू की मिली भगत से गलत तरीके से इसका बैनामा करवाया गया है। कैमरा पर्सन प्रदीप यादव के साथ प्रमोद कुमार, जनता टीवी, कुशीनगर। तो प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सीधे कुशीनगर से। प्रमोद, जिस तरीके के ये मामला सामने आ रहा है, इसमें कार्रवाई की कितनी उम्मीद की जाए? ऐसा कहा जा रहा है कि मामला लिखा भी नहीं गया है। देखिए, कार्रवाई की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से 4-5 साल पहले की बात की जाए तो कार्रवाई तो सिर्फ कागजों में ही चल रही है। बस रिपोर्ट के नाम पे लाना ले जाना यही दिया जा रहा है। शासन कुछ और रिपोर्ट भेजता है, प्रशासन कुछ और रिपोर्ट भेजता है। हर तरह से कहा जाए तो उसकी सिर्फ खानापूर्ति ही की जा रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज यह शहीदों की जमीन अब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के रूप में बैनामा करवा दी गई है। जी, अब आगे क्या कार्रवाई की उम्मीद की जाए प्रमोद? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्या अपर अधिकारियों से संपर्क की उम्मीद की जाए? आपने बात करने की कोशिश करी है? क्या उनके संज्ञान में ये मामला है? देखिए, मामला तकरीबन सभी अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति करके जब हमने अधिकारियों का पक्ष जानना चाहा तो वह अपने किए गए कार्यों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब अब ये जनता टीवी ने पहल करते हुए इस मामले को उठाया है तो जो वहाँ कांग्रेस का जो कार्यालय है शहीद स्थली, वहाँ पर जो शिलान्यास गेस्ट हाउस और लाइब्रेरी का किया गया था अजय कुमार लल्लू के द्वारा, उसको जो शिलापट है उसको तुड़वाकर वहाँ पे प्लास्टर कर दिया। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अजय कुमार लल्लू भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जी, कांग्रेस के जिला अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है प्रमोद? उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया? क्योंकि शिलालेख हटवा देना, वहां से शिलापट हटवा देना, ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि गलती है और लीपापोती शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। जो देखिए, अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल कैमरे पे आने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जब हमने अजय कुमार लल्लू से भी पक्ष जानना चाहा तो वो भी इससे मामले को पीछे हट रहे हैं। और उनका कहना है कि हमने जो भी कार्य किया है कागजों के सही, जो हमारे पास सही कागज उसके आधार पे ही हमने बैनामा करवाया है। चलिए लेकिन ठीक है, जो अधिकारी जो ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण सूची में खामी को लेकर सरकार ने अपनी गलती मानी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में साल 2015 के आधार पर आरक्षण प्रणाली को लागू करते हुए पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए जारी की गई आरक्षण प्रणाली नहीं चलेगी, बल्कि साल 2015 को आधार मान करके ही आरक्षण सूची जारी की जाए। तो हम आधार वर्ष की लगातार बात कर रहे हैं, तो आखिरकार क्या होता है आरक्षण के लिए आधार वर्ष, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल आधार वर्ष वो वर्ष है जिसको मान करके चुनाव का आरक्षण तय किया जाता है। अभी जारी की गई सूची में साल 1995 को आधार वर्ष माना गया है। 1995 से लेकर 2005 तक 5 चुनावों में जो सीट जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी वो अब नहीं रहेगी। आधार वर्ष 2015 होने के चलते इस वर्ष जिस वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं वो फिलहाल डिक्लाइंड हो जाएंगी, यानी कि अब वो आरक्षित नहीं रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर के खुद पर गोली चलाने के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि सांसद के घर के सामने खुद को ना पहचाने जाने से आहत अंकिता ने खुद के हाथ की नस काट ली थी और उपचाराधीन भी चल रही थी। फिलहाल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वो स्वस्थ हैं। तो वहीं अंकिता के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। इससे पहले भी अंकिता जनता टीवी पर सीबीआई और नार्को टेस्ट की बात कह चुकी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा था उस दौरान, सुनिए। दो सवाल अंकिता, मेरे आपसे 2 सवाल। मान लीजिए सीबीआई जांच होती है, आप उसके लिए तैयार हैं? जी मैं बिल्कुल सीबीआई जांच के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। नार्को टेस्ट होता है उसके लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं नार्को टेस्ट के लिए आयुष का भी करा जाए, मेरा भी कराया जाए, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ और आदर्श का भी साथ में कराया जाए। और बिल्कुल अब मैं इस चीज की बिल्कुल ही मांग करूंगी कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि इससे सब सामने आएगा, मेरा भी, आदर्श का और आयुष का। आयुष ही यहाँ पे गलती है, उसके पिताजी का भी होना चाहिए, क्योंकि वो माता जी का भी होना चाहिए, क्योंकि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, पूरा खानदान उनका झूठ बोल रहा है मेरे खिलाफ। तो पूरे परिवार का नार्को टेस्ट होना चाहिए, सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, और तभी जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तभी मैं निर्दोष साबित हो पाऊंगी, क्योंकि इनके पिताजी सत्ताधारी हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन, कोई भी अधिकारी मेरे खिलाफ ही लिख देगा, ना कि आयुष के खिलाफ कुछ लिखा जाएगा। अगर सच्चाई होगी उसको दबा दिया जाएगा। तो मेरी विनती है कि सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो, उनका हो, उनके परिवार वालों का हो, मेरा हो, मेरे भाई का हो साथ में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी है और जनता टीवी ये उम्मीद करता है कि तमाम प्रशासनिक अमला अगर ये चैनल देख रहा है और आपकी आवाज उन तक पहुंच पा रही है तो जरूर से जरूर कार्रवाई सुनिश्चित हो। तो अनूप हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, अब अंकिता एक बार फिर से डिस्चार्ज हो चुकी हैं लखनऊ से, अब ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, कार्रवाई कितनी आगे बढ़ेगी? हालांकि सीबीआई और नार्को टेस्ट की वो मांग कर चुकी हैं, जनता टीवी पर ही पहली बार उन्होंने ये बात रखी थी, वो हमने सुनाया अभी तमाम दर्शकों को। देखिए पूजा, लगातार जिस तरीके से पूरे मामले का एक विवेच दिया गया और लगातार अंकिता मांग कर रही थी कि जो सांसद कौशल किशोर हैं, आयुष के जो माता वो विधायक हैं लखनऊ की, तो ऐसे में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिससे आहत होकर अपने कदम उठाया था। एक पहले वीडियो वायरल किया था, उसके बाद इन्होंने कदम उठाया था, हाथ की नस काट ली थी। 24 घंटे के लिए सिविल अस्पताल में उनको रखा गया था देखरेख के लिए, लेकिन 24 घंटे बाद अब उनका जो स्वस्थ हैं वो, इसी वजह से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस इनसे भी, अंकिता से भी पूछताछ करने वाली, क्योंकि एक सुसाइड करना एक कानून अपराध भी है। इसको लेकर हालांकि पुलिस इनसे पूछताछ अभी पुलिस का, अभी तक कार्रवाई कहां तक पहुंच रही है अनु? देखिए अभी तो अंकिता सिविल से डिस्चार्ज होकर उनको घर भेजा गया है, लेकिन पुलिस के कहीं न कहीं कस्टडी में है। इस तरीके से अंकिता जब यहाँ पर पुलिस ने उनको देर रात यहाँ पर एडमिट कराया था, उसके बाद बाकायदा उनके साथ पुलिस कस्टडी रही थी वहां पर पुलिस के, महिला पुलिस के साथ में। अब वहां से डिस्चार्ज होने के बाद उनको घर तो जरूर भेजा गया है, लेकिन कहीं न कहीं
अंकिता से पूछताछ को लेकर के पुलिस उनको उनके घर पर है और उनसे पूछताछ के लिए उनको थाने भी बुला सकती है। फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से गतिविधियां पूजा बढ़ रही हैं, क्योंकि शुरुआती दौर से अंकिता ने एक शक जाहिर किया था कि जिस तरीके से उनके पिता सांसद हैं, उनकी माता, इस वजह से सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के डूबे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा। सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और कहा कि नदियों के किनारे हो रहे अवैध कब्जे और प्लॉटिंग से जल संरक्षण की समस्या उत्पन्न होगी। आगे उन्होंने कहा कि कानपुर में गंगा और कई नदियों के किनारे हुई प्लॉटिंग का उदाहरण भी उन्होंने दिया। गंगा बैराज पर बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, आपको बता दें। अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कानपुर से अभिनव जुड़े हैं। अभिनव, जिस तरीके से आज राज्यसभा में ये मुद्दा गूंजा है एक बार फिर से, क्या उम्मीद की जाए कि ये जो अवैध कब्जे का मामला है ये कुछ हद तक आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछले दिनों भी अवैध कब्जों पर जो है पीला पंजा चलता नजर आया था। जी, जैसा आपको बता दूं कि सपा के जो राज्यसभा सांसद हैं सुखराम सिंह, उन्होंने गंगा किनारे कटरी में हुई अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा राज्यसभा में उठाया है। तो कहीं ना कहीं अब इस पे कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जैसा आपको बता दूं कि पिछले लगभग 1.5 साल से कानपुर के गंगा किनारे कई 100 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि पुलिस की शूटिंग रेंज के लिए जो निर्धारित जमीन थी उसको भी भूमाफियाओं ने कब्जा करके बेच लिया था, जिस पर बीते कुछ दिनों पूर्व कानपुर की कोहना पुलिस ने एक भूमाफिया रामदास को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। फिलहाल अभी वो जमानत पर बाहर है, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है और जिला प्रशासन की कार्रवाई है, तो जो उनकी कार्यशैली है उनका बिल्कुल लचर रवैया है और भूमाफियाओं पर कोई भी कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रही है। और वर्तमान की स्थिति में अंधाधुंध प्लॉटिंग अवैध रूप से गंगा किनारे की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कानपुर के चौबेपुर के बिकरू गांव के चर्चित विकास दुबे के परिवार के पक्ष में बीजेपी के एमएलसी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी से विधानसभा परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगलवार को पत्र लिखते हुए विकास दुबे के स्वजन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नजर आए। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के परिवार के सदस्यों को लेकर एमएलसी ने आरोप लगाया कि पुलिस इनसे लगातार पैसों की वसूली में लगी हुई है। पैसे न देने पर परिवार के लोगों को बेवजह प्रताड़ित कर रही है। अंजलि ने किसी के साथ आई थी, हमारे पास मिली थी और उन्होंने बताया कि हम लोग को डर गया रहा है, बच्चों को भी धमकाया जा रहा है, हमारे पास लगातार धमकी आ रही है, पुलिस की रेड पड़ रही है, जबकि हमारा कोई दोष नहीं है, ना हमारी कोई लोकेशन है, ना हमसे हमारा वो है। हम तो उनसे अलग रहते थे 15-16 साल से, हम खुद ही उनसे परेशान थे, लेकिन पुलिस जबरन उनको जो है फंसा रही है। कोई गाड़ी का बहाना करके कोई कबाड़ की गाड़ी खरीदी थी, जबकि उस बिकरू कांड से गाड़ी का कोई मतलब नहीं है। संजीव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरीके से विरोध के सुर जो हैं वो अपने ही दल से उठने लगे हैं, इसको किस तरीके से शांत करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि माफियाओं पर नकेल, अपराधियों पर नकेल और अपने ही एमएलसी अब विरोधी हो रहे हैं। बिल्कुल पूजा जी, देखिए जब ये विकास दुबे वाला मामला हुआ था तब तमाम आरोप लगे थे, पुलिस साथ मिलकर नेक्सस चलाता था विकास दुबे, और अब जब भाजपा के ही एमएलसी उन अपराधियों की पैरवी करते हैं जिन अपराधियों ने 8 पुलिस कर्मियों को मार गिराया हो, लगातार जिस तरीके से पूरी दुनिया में दहल गई थी इस पूरे कांड के बाद, हालांकि ब्राह्मणों की नाराजगी, एक वर्ग की नाराजगी खासी देखने को मिली थी, तमाम मैनेज किया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। जब प्रदेश भाजपा की कमेटी अनाउंसमेंट हुई तो उसमें कहीं ना कहीं खासी जगह ब्राह्मणों को दी गई थी, लेकिन अब जब उमेश द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार एमएलसी हैं और लखनऊ से एमएलसी हैं, वो यदि पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से उनकी पैरवी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल पूरी तरह अफसोसजनक बात होगी। और एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, अपराधियों के नेक्सस को तोड़ने की बात करते हो, माफियाओं को खत्म करने की बात करते हो, तब लेकिन जिस तरीके से संजीव जांच की विषय की भी बात वो कर रहे हैं कि उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये अगर इस तरीके की बात है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल पूजा जी, देखिए पुलिस पहलू की जांच होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस परिवार के पक्ष में चिट्ठी नहीं लिख सकते जिस परिवार के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की हो। लगातार जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है उसमें कहीं ना
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।